नमस्कार। और आज 8वीं कक्षा के लिए एक व्याकरण का नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, समास। 7वीं कक्षा में हम लोगों ने संधि देखी थी, लेकिन समास नहीं देखा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में कहना। अब देखिए, संधि और समास। संधि में आप लोगों ने देखा, संधि में संधि वर्णों का खेल है। दो वर्ण पास पास आ जाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब ये समास मतलब क्या है? आप लोग जो चित्र में देख रहे हैं कि यज्ञ के लिए शाला, अब इतना बड़ा वाक्य न कहकर एक उसे संक्षेप में कहना, उसे कहते हैं यज्ञशाला। 4 पाए हैं जिसके 4 पाई। लाल है जो कमल, रक्त कमल या लाल कमल। जेब को काटने वाला जेब कतरा, है ना। तो ये जो बीच के शब्द है, विभक्ति है, कारक चिन्ह है, वो हट गए हैं और उसको संक्षेप में कहा गया है। तो समास का अर्थ ही होता है संक्षेप में कहना। तो जिस प्रकार संधि दो वर्णों के पास पास आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन ये शब्द, 2 शब्द, इसमें मुख्यतः 2 शब्द होता है। एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला शब्द, और उत्तर पद मतलब बाद का शब्द, है ना। तो इस प्रकार 2 शब्दों से बना होता है ये। उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में कहना। तो उपर्युक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द दिए गए वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं। वाक्यांशों को इस वाक्यांश, वाक्य मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का भाग, ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य के भाग है। वाक्यांशों को इस प्रकार संक्षिप्त करके एक ही शब्द की रचना करने को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास की परिभाषा लिख लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। पद क्यों कहा जाता है? पद और शब्द में क्या अंतर होता है? शब्द अकेला होता है, वही शब्द जब वाक्य में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जब 2 वाक्य मतलब वाक्य में से एक बड़े वाक्य का एक अंश मतलब भाग, जिसमें शब्द के 2 पद रहेंगे, मतलब उस वाक्य के 2 पद रहेंगे, मतलब 2 शब्द, इस प्रकार उसको संक्षेप में कहना, उसको विस्तृत ना कहकर संक्षेप में कहना। तो 2 या 2 से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह। समस्त पद मतलब संक्षेप में कहना, समास विग्रह करना। विग्रह करना मतलब तोड़ना, मतलब विस्तृत रूप से कहना। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर। उत्तर मतलब बाद का, है ना। इन दोनों के समास संक्षिप्त में से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद मतलब समास से बना हुआ पद। और जैसे उपर्युक्त उदाहरणों में यज्ञ, 4, रक्त और जेब पूर्व पद है ना। यज्ञशाला का यज्ञ, 4 पाई का 4, रक्त कमल का रक्त और जेब कतरे का जेब, ये पहले पद हो गया, पूर्व पद। और शाला, पाए, कमल और कतरा उत्तर पद हो गए, मतलब बाद के पद। तथा उसके मेल से बने नए शब्द यज्ञशाला, 4 पाई, रक्त कमल और जेब कतरा समस्त पद है। समास विग्रह मतलब क्या? जैसे हम लोगों ने देखा, यज्ञशाला समस्त पद हुआ, यज्ञ के लिए शाला, तो वो उसका विग्रह हुआ। समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजदूत समस्त पद है, विग्रह कैसे होगा? राजा का दूत। संधि और समास में अंतर मैंने अभी आपको प्रारंभ में ही बताया, क्योंकि आपको 7वीं कक्षा में पहले संधि हुई है
और 8वीं कक्षा में आपको समास रखा है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उनके मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता। विभक्ति मतलब क्या? कारक चिन्ह, जैसे हिम धन आलय, हिमालय, है ना। अधन अधन आ हो गया। समास में विभक्ति या शब्दों का लोप, जैसे हिम के लिए आलय, तो इसमें हिमालय का हिम के लिए बना हुआ आलय है, हिम बर्फ का घर, है ना, तो उसको संक्षेप में कहा गया हिमालय। अन्य उदाहरण के लिए यज्ञशाला और यज्ञ के लिए शाला। अव्ययी भाव समास। अब समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कौन सा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। वैसे देखा जाए तो द्वंद्व पहला है, तो ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय मतलब क्या होता है? जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण क्या नहीं होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। जिस समस्त पद का अव्यय हो, पहला पद इसका क्या होता है? प्रथम पद अव्यय हो तथा पूर्व पद ही प्रधान हो। जिस समस्त पद का इधर क्या चाहिए? पूर्व पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय होता है तथा वही प्रधान होता है। प्रधान मतलब महत्वपूर्ण, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। पूरा पद ही क्या बन जाता है? अव्यय मतलब अविकारी बन जाता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। देखो बच्चों, ये जो समास के 4 प्रकार है वो इसके आधार पर है, 2 पदों के स्थिति के आधार पर है। कभी कभी दोनों पदों का, वाक्य के दोनों पदों का समान महत्व होता है। जैसे माता पिता, बच्चे से पूछा जाए माता पिता तुम्हें माता पसंद है या पिता पसंद है, तो वो बोलेगा मुझे माता पिता मेरे दोनों पसंद है। तो माता पिता, भाई बहन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जिसका एक के सिवा दूसरे का जहाँ अस्तित्व नहीं रहता है, वहाँ द्वंद्व समास। द्वंद्व जैसे दुर्योधन और भीम दोनों समान ताकत के थे, है ना, तो इसीलिए उनमें द्वंद्व युद्ध हुआ था। तो समान महत्व का होना द्वंद्व समास, दोनों ही का महत्व नहीं होना बहुव्रीहि समास। तीसरा अर्थ सामने आना, अब हम आगे पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में तत् मतलब वह, संस्कृत का तत् मतलब वह, संस्कृत में तत् मतलब वह, तो वह मतलब दूसरा पद प्रधान होता है तब तत्पुरुष समास। तो जब पहला पद प्रधान होगा, इसीलिए अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है, और साथ ही वो क्या होता है? अव्यय होता है। इसीलिए इस समस्त पद को अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथामति। अब ये देखो यथाशक्ति कहने के लिए स्त्रीवाची शब्द है, फिर भी यथाशक्ति जैसे कि वैसे रहेगा। यथा योग्य सुनने के लिए लगता है ना कि पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यथा जैसे के तैसे रहे, यथा नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। यथा अवसर, यथा नियम, यथा विधि, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, आजन्म, इसमें प्रतिदिन में प्रति, प्रतिक्षण में प्रति, आजन्म में आजीवन में आ, ये सारे ये सारे अव्ययी भाव है, अविकारी शब्द है। ये क्या है? अविकारी शब्द। रातों रात, रात, बातों बात, बात। तो इस प्रकार जब पहला पद अव्यय होता है और पहला पद साथ में क्या होता है? अविकारी होता है, तब उसे अव्यय या अविकारी मतलब ही अव्यय होता है, तो समस्त पद क्या बन जाता है? अव्ययी भाव समास बन जाता है। अब तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण मतलब लिख लो, गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, प्रधान मतलब ज़्यादा महत्व। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान था? प्रथम पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान हो गया? उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द प्रधान हो गया। इसीलिए मैंने आपको कहा तत् मतलब संस्कृत का याद रखो, याद रखने के लिए तत् मतलब वह मतलब यहाँ पहला नहीं,
अगर पास के व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? यह। दूर के व्यक्ति को वह। तो यहाँ दूर का शब्द कौन सा हो गया? दूसरा। तो दूसरा पद प्रधान होता है। ये याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो समस्त पद बनाते समय विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे शरणागत, शरण को आगत। समास का विग्रह क्या हो गया? शरण को आगत को हट गया, विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया। को विभक्ति है। भय से आकुल, से हट गया, भयाकुल। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब शरणागत में कौन सा पद प्रधान है? आगत प्रधान है। पहला शब्द क्या बता रहा है? उसकी कहाँ आया है? वो शरण में आया है ना? विशेषता बता रहा है। पहला पद उसकी क्या? ये आकुल, व्याकुल क्यों है? वो भय से है। सत्य किसके लिए आग्रह किया? सत्य के लिए आग्रह किया। पहला पद, दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है। पहला पद, उस पहले पद में परिवर्तन भी आ सकता है वो, क्योंकि पहला पद उसकी विशेषता बताता है। गुण से हीन, गुणहीन। राजदूत, राजा का दूत। और बीच की विभक्ति का क्या हो जाता है? का, के, की, से को लेकर लोप हो जाता है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा का जल, गंगा का जल। तो याद रखो, अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होगा? पहला। तो तत्पुरुष समास में दूसरा। अब है कर्म। अब ये जो तत्पुरुष समास है उसके दो प्रकार है। जैसे एक पिता के दो बेटे होते हैं ना, वैसे इसके दो प्रकार है। एक कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। अब कर्मधारय समास क्या कहता है? पहले ही हमने देखा। अब दोनों तत्पुरुष समास के प्रकार है, तो दोनों में एक विशेषता समान होगी। जैसे एक पिता के दो बच्चे हैं तो सरनेम समान होता है, वैसे ही इनमें एक विशेषता समान होगी कि द्वितीय पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होगा। तो कर्मधारय समास क्या कहता है? जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब क्या कह रहा है ये? पहला पद क्या बताता है? उसकी विशेषता बताता है। देखिए, महात्मा क्या है? उस आत्मा की विशेषता क्या है? महान है जो आत्मा चाहिए, राजा नहीं। महान है जो व्यक्ति, जो महान है उसे महात्मा कहते हैं। नीलकमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। आनंद कैसा है? परम है। सज्जन, सत है जो जन, अच्छा है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र। महाकाव्य, महान है जो काव्य। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ये हो गया पहला पद। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अब कभी उपमान और उपमेय क्या होता है? अब जिसके उपमा मतलब तुलना करना, जिसके साथ तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है। जैसे विद्या रूपी धन, किसकी तुलना की गई? विद्या की तुलना किसके साथ की गई? धन के साथ की गई। तो विद्या क्या हो गया? विद्या रूपी धन। चंद्र रूपी मुख हो सकता है। तो चांद, मुख की तुलना किसके साथ की गई? चांद के साथ की गई। तो जिसके साथ की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो भव, संसार रूपी सागर। चंद्रमा रूपी खिलौना। घन के समान श्याम। कमल के समान नयन। चंद्र के समान मुख। कनक के समान लता। तो इस प्रकार कर्मधारय समास में पहला पद विशेषता बताता है या उपमान होता है। अब द्विगु समास। द्विगु समास याद रखो, इसमें कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है ना? उत्तर पद प्रधान है। लेकिन पहला शब्द बिल्कुल याद रखने के लिए समझ लो कि पहला पद संख्यावाची जहाँ होता है, पहला पद विशेषता ही बताएगा, क्योंकि है तो कर्मधारय का भाई है ना। लेकिन अंतर क्या है? इसमें कर्मधारय विशेषता, पहला पद विशेषता बताता था, लेकिन जब संख्या में विशेषता बताएगा
उसको कहते हैं द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी है ना, पांच, पंच मतलब पांच, पांच वटों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समाहार। शताब्दी, शताब्दों का समाहार है ना, सौ सालों से भरा हुआ। तीन श्रेणियों का समाहार त्रिवेणी। पांच पंजाब, पांच आबों का समाहार, पांच नदियां भी बहती है वहाँ पर। चार मासों का समाहार चौमासा। तो इस प्रकार सतसई, किसकी है? बिहारी की सतसई है। त्रिफला है ना, त्रिफला चूर्ण में तीन फलों का समाहार होता है। तिरंगा आप लोग जानते हो। दोपहर, दूसरा पहर। तो नवरत्न, नवरत्नों से बना। नवग्रह, नौ ग्रहों से बना। इस प्रकार पहला पद जहाँ संख्या के माध्यम से दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास, मैंने पहले ही आपको बताया। द्वंद्व मतलब झगड़ा है ना, झगड़ा नहीं कहेंगे, मल्ल युद्ध कहो। तब जब युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होगा, तब तो क्या है, दोनों योद्धा जो समान शक्तिशाली होने चाहिए। अब इनमें भी ये दोनों शब्दों में ये होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। दिन के बगैर जैसे रात का महत्व नहीं रहता, रात के बगैर जैसे दिन का महत्व नहीं रहता, इसी प्रकार इनकी स्थिति है। जैसे माता बच्चे के लिए माता पिता, मैंने पहले ही कहा। राजा रंग, गरीब, संसार में अमीर भी है गरीब भी है। रात दिन, जीवन मरण, भला बुरा, गंगा यमुना, पाप पुण्य, लाभ हानि, इसमें बीच में डैश लगता है ना, और हट जाता है। चाय कॉफ़ी, ऊंच नीच, राधा कृष्ण। तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या दो पदों के बीच आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, अब देखो, पहला अव्ययभाव का उल्टा क्या है? तत्पुरुष समास। और द्वंद्व का उल्टा क्या है? बहुब्रीहि समास। अब द्वंद्व में दोनों पदों का समान महत्व था, इसमें दोनों ही पद महत्वपूर्ण नहीं होते, तीसरा ही अर्थ सामने आ जाता है। जिस समस्त पद में दोनों ही पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही पद महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, है ना। अब ये तो वास्तव में द्विगु समास भी हो सकता है। अब आप किस संदर्भ में उसका प्रयोग करते हो, इस पर आधारित है ना। रावण के लिए प्रयोग किया उसका, तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिसके 10 सर ढूंढते बैठे अगर हम लोग, तो फिर वो द्विगु समास हो जाएगा। तो लेकिन उसका है तो पहला पद संख्यावाची, लेकिन अर्थ किसके लिए लग रहा है? रावण के लिए। त्रिनेत्र, तीन आंखें तो किसको थी? शंकर जी, है ना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई किसी ने पर्वत उठा लिया तो गिरधर बन जाएगा क्या? पीताम्बर, अगर आपने पीला ड्रेस पहना, मैंने पीला ड्रेस पहना, तो हमें कोई पीताम्बर नहीं कहते, श्री कृष्ण को ही कहते हैं। नीला है कंठ जिसका, है ना, शिव जी को कहते हैं। त्रिनेत्र मैंने अभी बताया। सॉरी, वीणामणि, वीणापणि, वीणा है पणि में जिसकी कौन है? वो सरस्वती। तो इस प्रकार ये जो चारों समास है वो पदों के महत्व पर उनकी स्थिति निर्भर है। जहाँ पहला पद प्रधान होता है अव्ययभाव, जहाँ दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष के दो भेद, द्विगु और कर्मधार है। और चौथा है द्वंद्व समास, तो उसका विपरीत है बहुब्रीहि समास, जिसमें तीसरा ही अर्थ सामने आता है। अब कर्मधार है और बहुब्रीहि में क्या अंतर है? समानता क्या है? तो अंतर पूछा जा रहा है। कुछ सामासिक शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधार है और बहुब्रीहि समास दोनों में से बनते हैं।
विग्रह करके इनके बीच अंतर को समझा जा सकता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, पहला पद उपमेय तथा द्वितीय पद उपमान होता है ना। किंतु बहुब्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हो, उसका विशेष कोई अन्य पद होता है, उसका विशेष कोई, जैसे रावण हम लोगों ने अन्य पद ही देखा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, शिव जी, तीसरा ही अर्थ सामने आ रहा है तो बहुब्रीहि समास। पीतांबर, पीत है अंबर, अगर आप विष्णु जी के ले लेते हैं या श्री कृष्ण के ले लेते हैं तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह। अब आनन मतलब खुद क्या होता है? चेहरा। 10 चेहरों का समूह, उसे फिर वो अगर आप लोगों ने चेहरे के रूप में लिया तो वो हो गया जाएगा द्विगु समास। अगर आपने रावण के लिए लिया तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र में भी द्विगु समास है, 3 नेत्र का समूह, लेकिन आपने शिव जी कहा तो बहुब्रीहि समास। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास, लेकिन तिरंगा झंडे के रूप में कहा, राष्ट्रीय ध्वज, तो बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार हमारा समास का पाठ समाप्त होता है। अगर कोई समस्या आपको लगती है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।